Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss food allergies homeopathic treatment part 3. ये उसी का तसलसल तीसरा पार्ट फूड एलर्जी का। टॉपिक शुरू करने से पहले 4 A's डिस्कस करते हैं। 4 A's मतलब 4 A। नंबर 1 A फॉर एलर्जी, नंबर 2 A फॉर एलर्जन, नंबर 3 A फॉर एंटीजन, नंबर 4 A फॉर एंटीबॉडी। जो हमारा डिटेल मौजूद है, जो प्रीवियस हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं उसमें, लेकिन आज के पॉइंट को समझने के लिए इन 4 पॉइंट्स का 4 A's का ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं और फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। एलर्जी क्या होता है? ठीक, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एलर्जी के अंदर होता यह है कि जब कभी किसी बंदे को एलर्जी होती है तो होता यह कि एलर्जन उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। एलर्जन मीन्स एलर्जी काजिंग सब्सटेंस। एलर्जी काजिंग सब्सटेंस i.e. pollen, legumes as we discussed, tree nuts and so forth. ये बॉडी के अंदर इंटर होता है एलर्जन। अब इंटर होने के बाद ये आपके दिफाई सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। वो उसको दुश्मन रिकॉग्नाइज करता है ना, तो वो एक्टिवेट होता है। अब वो एक्टिवेट होता है तो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या है? दिफाई प्रोटीन। क्या है? दिफाई प्रोटीन। तो वो एंटीबॉडी होता है ट्रिगर। अब एंटीबॉडी जो होता है ये 4 किस्म का होता है। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन, दिफाई प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। कितने हो गए? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE 5। I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कैरियर प्रोटीन है, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। अब ये एक्टिवेट होता है। ठीक, एलर्जन यानी एलर्जी काजिंग सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंटर होता है। कोई पोलन, कोई हम नट्स खाते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं, ग्राउंड नट्स भी कहते हैं लेग्यूम्स को, मूंगफली, पीनट्स, अखरोट जो है ये वालनट, ये आपका ट्री नट है जो ट्रीज के अंदर, एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर इन डिटेल। अब ये एंटीबॉडी क्या करता है? ये एंटीबॉडी ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर होता है तो ये अटैच होता है, अपने आप को अटैच कर लेता है किसके साथ? मास्ट सेल के साथ। ठीक है जी। अब ये क्या करता है? अटैच होता है मास्ट सेल के साथ, विच वी डिस्कस्ड। अब मास्ट सेल क्या करता है? मास्ट सेल, उस सेल के अंदर मादे होते हैं जिनमें एक हिस्टामीन होता है, स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस होता है और ब्रेडिकाइनिन होता है। अब उसका पिन निकल जाता है
ये मादे बाहर निकलते हैं, अब ये मादे बाहर निकलते हैं, ये जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, राइट। अब ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ये काज करते हैं इन्फ्लेमेशन, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हॉटनेस। किसी के जिस्म पे छिपाके निकलती है तो किसी का एक्यूट इन्फेक्टिक शॉक भी हो सकता है, उसका अरेस्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। रेडनेस आ जाती है किसी का दिल खराब होता है, किसी का दम घुटने लगता है। दम घुटने क्यों लगता है? वो उसका जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये ब्रोंकसेस होती हैं, ये तंग हो जाती हैं ड्यू टू हिस्टामिन, एक्सेस ऑफ हिस्टामिन। और जब ये तंग होंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाएगी, ठीक। तो उसको दम घुटने का एहसास होगा। अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है एक्यूट इन्फेक्टिक शॉक में। जैसे ATS वगैरह, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक टीका है, एंटीबायोटिक है एलोपैथिक वालों का, उससे अक्सर होता है, ATS से होता है। अब यहाँ एक पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये कि यहाँ आपने एक बात का, अब यह हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डील करना है एलर्जीज को एडवर्स रिएक्शन से, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ, अगर ये इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन, ये जो सिम्टम्स हमने आपको बताई, ये सारे सिम्टम एडवर्स रिएक्शन में भी होती हैं और एलर्जीज में भी होती हैं। अब कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है इनको? अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है इस इन्फ्लेमेशन में तो ये एलर्जी है। अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, दिफाई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एडवर्स रिएक्शन है। एम आई क्लियर? अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है इस सारे सिम्टम्स में, ठीक, तो ये एलर्जी है। अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है तो ये क्या है? एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स इफेक्ट है। अब इसके बाद जो एंटीजन की बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की, एंटीजन कोई भी मादा, एनी सब्सटेंस, टॉक्सिन, एंजाइम जो स्टिमुलेट कर दे इम्यून सिस्टम को, वो एंटीजन कहलाता है, ठीक। कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि एलर्जी जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होके जो आपका फूड है या जो और लोगों के लिए कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलर्जन, कोई भी एलर्जी पैदा करने वाला मादा, अगर वो मतलब मेजॉरिटी पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए वो हार्मफुल नहीं, हार्मलेस है, वो उसको हार्मफुल सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करके ना, कंफ्यूज होकर ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दें। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल ये है कि वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, लाइक वायरसेस, लाइक बैक्टीरियाज, लाइक फंगसेस, ठीक, इसके खिलाफ ना इसने एंटीबॉडी बनाना है। अब ये हर बंदे के लिए हार्मफुल है, ठीक। अब मतलब ट्री नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये मेजॉरिटी पीपल्स के लिए ये फ्रूटफुल होती हैं, फायदेमंद होती हैं। अब ये इसको दुश्मन रिकॉग्नाइज करता है। अब ये हो गया ना कंफ्यूज। अब जब आपका दिफाई सिस्टम कंफ्यूज हो गया ना, जो हार्मलेस सब्सटेंसेस है उसके खिलाफ रिएक्शन, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, तो ये एलर्जी कहलाता है। एम आई क्लियर? एक हो गया। दूसरा एलर्जन वो है जो एलर्जी काज करे, एंटीबॉडी वो है जो दिफाई प्रोटीन जो आपका डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक। एलर्जी क्या है? जब मिस्टेकनली आपका इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंस के खिलाफ रिएक्शन दे, एंटीबॉडी बना दे। एंटीबॉडी क्या है? दिफाई प्रोटीन। एलर्जन क्या है? एलर्जन क्या है? एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस, ठीक। एंटीजन क्या है? एनी सब्सटेंस, टॉक्सिन और एंजाइम। मिसाल हमने दिया था आप लोगों को कि एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, मुंह के अंदर बहुत खुश रहता है, गले के अंदर खुश रहता है,
यहां से ये ट्रेवल करता है, ये सफर करता है, दिल के अंदर जाता है, दिल के वाल्स को इन्वॉल्व करता है, फिर जॉइंट्स में जाता है, फिर ये वाल्स में बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं एएसओ। इसके हम टाइटर्स देखते हैं ब्लड सीरम में, टाइटर्स देखते हैं उसकी, राइट। अब ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जब मुंह के अंदर ये इन्फेक्शन करते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। एंटीजन समझा रहा हूं आप लोगों को दोबारा। अब ये मुंह के अंदर जब इन्फेक्शन करते हैं तो ये बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब जो आपके दांतों का एनिमल है, जिस पे जो उसका कवर है, जिसकी वजह से उसकी चमक है, एनिमल के रहा, अब ये क्या, ये उसको डिसॉल्व कर देता है, तो उसमें केविटीज पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब इमल्जन एक केमिकल है जिसको ये टॉक्सिन उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जो बीडीएस सर्जन जो होते हैं वो उस केविटीज में वो फिल करते हैं इमल्जन। एम आई क्लियर? तो ये आपके 4 एज हो जाते हैं। 9 अब अपना जो हमारा जहां हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट लेते हैं। हमने आखिरी जो पढ़ा था वो था एप्पल। जब एक बंदे को एप्पल से एलर्जी होती है उसका क्या हमने ट्रीटमेंट करना है। आज हमने शुरू करना है यहां तक हमने कुल 89 एलर्जन आपने डिस्कस करने फूड। आज हमने करना है गार्लिक ऑर्डर, लेसन। गार्लिक ऑर्डर। गार्लिक ऑर्डर लेसन का जो बू होता है उससे एलर्जी का हमने डिस्कस किया था, वडीला हमारे लेक्चर में मौजूद है। ठीक, आज हमने इनडाइजेस्टेबल फूड से शुरू करना है। लेकिन इनडाइजेस्टेबल फूड की जो एलर्जी होती है, सबसे पहले उसके लिए हमने ये समझना है कि ये इनडाइजेस्टेबल फूड होता क्या है। आपका जिस्म वो खुराक जो आपका जिस्म हजम मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगेन, इनडाइजेस्टेबल फूड यानी वो खुराक जो आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर हजम करने से, डाइजेस्ट करने से कासिर होता है। अमूमन जो ऐसे फूड होते हैं उनके अंदर जो उसके कंटेंट्स होते हैं, फाइबर, उसके जो अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका रेशियो ज़्यादा होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइबर वाला डाइट कौन कौन से हैं और ये फाइबर होता क्या है। फाइबर जो है ये कार्बोहाइड्रेट का किस्म है। कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता, शुगर, एनर्जी, इसका किस्म है जो आपका मैदा हजम नहीं कर सकता। फाइबर्स की समझ आ गई? मसलन नट्स। नट्स ना 2 किस्म के होते हैं, एक ग्राउंड नट्स, लेग्यूम्स भी कहते हैं उसको, और एक जो होते हैं ये ट्री नट्स होते हैं। ट्री नट्स वो होते हैं जो दरख्त के अंदर, दरख्त जिसका दरख्त होता है, और नॉन नट्स होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं। एलमंड और वालनट इसकी बड़ी मिसाल है ट्री नट्स की, और यहाँ का ये मूंगफली पीनट्स इसकी बड़ी मिसाल है। वहाँ का पिस्ता भी जो है वो भी ट्रीज में होता है, दरख्त में होता है। सीड्स, कॉर्न, वेजिटेबल्स, स्पेशली टोमेटो स्किन, ये आपका मैदा हजम नहीं कर सकता। अब इससे एक बंदे को एलर्जी होती है, ठीक, तो आपने क्या करना है। लेकिन दवाइयों को डिस्कस करने से पहले ना ये ब्रीफली देखते हैं कि ये नट्स जो होते हैं हमने कैसे लेग्यूम्स को और पल्सेस को और लेंटिल्स को, इसमें क्या फ़र्क है। लेग्यूम जो होता है पौधा, पूरा पौधा, मिसाल जो पोड्स होते हैं ना, मतलब मिसाल आप लें ये मटर, जिस पल्ली के अंदर ये मटर बंद होता है उसको कहते हैं पोड। क्या कहते हैं? पोड। अब वो पोड, स्टेम, रूट्स और पूरा पौधा और लीव्स, ये लेग्यूम कहलाता है।
अब जो इस पोर्ट्स के अंदर जो सीड पड़ा हुआ है, मटर जो एडिबल है ना, खाने वाली चीज है, वो क्या कहलाता है? वो पल्सेस में आता है। अब बीन्स किसे कहते हैं? लोबिया को कहते हैं। इसमें रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है और फ्राज बीन भी होते हैं। अच्छा, वॉलनट्स और ट्रीनट्स भी हो गए हैं। ठीक। अब अक्सर औकात जितने भी नट्स हैं और ये सब्जियां हैं, इनका जो स्किन होता है ये इनडाइजेस्टिबल फूड में आता है, जिसको हमारा जिस्म, जो स्टूल, जब हम बाउल मूवमेंट करते हैं तो स्टूल के अंदर उसके वो पूरा मन अन ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। अब जब इससे एक बंदे का इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, वो एंटीबॉडी इन्फ्लेमेशन शुरू कर देते हैं, वो जाके ना मास सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और मास सेल्स अपने केमिकल्स बाहर रिलीज करना शुरू कर देता है, वो ब्लड के अंदर जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग और हार्डनेस शुरू हो जाती है। तो आपने फिर क्या करना है? तो आपका सिस्टम ये ताकत मौजूद है कि इसको ठीक कर सकता है। कलकीरा कार्ब सबसे पहले जाएगी, सबसे बड़ी दवाई है इसकी कलकीरा कार्ब। तो आपने करना क्या है? आपने ऐसे देना है, ग्रुप है इसका सल्फर कलकीरा कार्ब लाइको, आपने ऐसे इसको रोल करना है, सल्फर कलकीरा कार्ब और लाइको। क्योंकि आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जाएं, हॉनीमैन कहता है कि जितने भी अमराज हैं, चाहे वो लोरिडोसिस है, चाहे वो स्कोलियोसिस है, चाहे वो जीबी स्टोन है, चाहे वो ल्यूकोडर्मा है, कुछ भी है, कहता है कि इसकी बेस में सूरा है। कलकीरा कार्ब सूरा की टॉप की दवाई है, सल्फर उसका किंग है, लाइको ट्राइमेस्मेटिक दवाई है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को, ऑपरेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी को, ये आपका जो ऑपरेट करता है आपकी बॉडी को, विच इज नोन एज वाइटल फोर्स, ये उसको ठीक करता है। जब वो ठीक होता है तो वो फिर आपकी बॉडी के सिस्टम को, इंक्लूडिंग इम्यून सिस्टम, इसको प्रॉपर ऑपरेट करता है। अब जो उसको प्रॉपर ऑपरेट करता है तो आप वो मिस्टेकनली डिफाई प्रोटीन हार्मलेस सब्सटेंसेस के खिलाफ नहीं बनाएगा। है क्लियर? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होगी लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगसेस, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाएगा सिर्फ। सल्फर कलकीरा कार्ब और लाइको के बाद अगर ये दवाइयां आपकी फेल होती हैं और थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है और या कॉन्स्टिपेशन मौजूद है, जो उसका फीसिस है बिल्कुल ऐसे जैसे जला हुआ, तो फिर आपने, और ड्राइनेस भी मौजूद है, तो आपने ब्रायोनिया का इस्तेमाल करना। अब इसके बाद अगर क्रैक्स हैं, स्किन पे क्रैक्स पड़ते हैं, तो फिर आपने वहां पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना है। शिकंजबीन, लेमोनेड्स। अब जब लेमोनेड्स किसी बंदे को शिकंजबीन से एलर्जी है, लेमोनेड से, तो उसको आपने देना है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। फाइटोलक्का डिकेंड्रा आपने, ये दूसरा मतलब ये एक है फाइटोलक्का बेरी, तो आपने फाइटोलक्का डिकेंड्रा को याद रखना है, फाइटोलक्का बेरी नहीं, फाइटोलक्का डिकेंड्रा। सिलीनियम जो मेटल है, ठीक, ये दो दवाइयाँ आपने वहाँ अप्लाई करनी है अगर किसी को लेमोनेड से एलर्जी है तो। अब इसके बाद अब एक बंदे को एलर्जी है नींबू से, लेमन से, देन व्हाट शुड बी डन? ठीक, तो वहाँ आपने इपिकाक देना है उसको। लेमोनेड से एलर्जी, इपिकाक। एक बंदे को लिक्विड से एलर्जी है, किसी भी लिक्विड से, आप जितने भी लिक्विड्स हैं उससे उसको एलर्जी है और थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, मेंटली रेस्टलेस है, फियर मौजूद है, स्पेशली फियर ऑफ डेथ, बर्निंग सेंसेशन मौजूद है, तो वहां आपने आर्सेनिकम, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, तो वहां आपने आर्सेनिकम बेलवम का इस्तेमाल करना है। आप थर्स्ट फॉर आइसी कोल्ड वाटर मौजूद है और लिक्विड से एलर्जी है उसको, तो वहां आपने फास्फोरस देना है। अगर उसको मोशंस, अब वो
लिक्विड्स का इस्तेमाल करता है और एनर्जी अपना मैनिफेस्टेशन करता है, मैनिफेस्ट करता है मोशन की शक्ल में, तो वहां आपने कोरोटेंटिक का इस्तेमाल करना है। अगर वो बंदा लिक्विड्स खाता है और उसका जो एनर्जी का डिस्प्ले है बॉडी के ऊपर, ठीक, वो दर्द की शक्ल में है, कॉलिक की शक्ल में है और डबल बेंड भी करता है, तो वहां आपने कॉलिसिन करना है अप्लाई। अगर कॉलिसिन फेल होता है तो आपने मैग्नीशियम फास अप्लाई करना है। अगर आपका मैग्नीशियम फास भी फेल होता है तो आपने सल्फर, सोरानियम, ट्यूबरकुलियम दे के ना आपने मैग्नीशियम फास दोबारा इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी फेल होता है तो आपने सल्फर, सोरानियम और कॉस्टिकम दे के ना आपने इसको दोबारा अप्लाई करना है, तो आपके ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो जाएंगे और शिफा की राह में हायल जो ऑब्स्ट्रक्शन होंगी वो रिमूव हो जाती हैं। आप बैरियर्स हटाते हैं, बैरियर्स हटते हैं, आपकी दवाई काम करने लग जाती है। बंदे को माल्ट लिकर, माल्ट हमने डिस्कस किया शराब की मुख्तलिफ किस्मों को प्रीवियस लेक्चर में। अब सब जिसने माल्ट से उसको, वो विस्की पीता है, वो ब्रांडी पीता है, वो कोई भी और किसी भी टाइप का शराब पीता है, उसको कोई एलर्जी नहीं होती। अगर वो माल्ट का इस्तेमाल करता है ना, माल्ट का, तो उसको एलर्जी होती है। ये बियर का टाइप है, ठीक। अब अगर उसको इससे एलर्जी है, सिर्फ माल्ट से एलर्जी है, तो आपने उसको काली बाइक देना, आपने उसको काली बाइक देना। अब एक बंदा है उसको मेपल शुगर से एलर्जी है। देखिए, आपने पूरी दुनिया का इलाज करना है। ये कनाडा का स्वीटनर है। कैसे बनता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। आपने पूरी दुनिया का इलाज करना है, आपने सिंधु का भी इलाज करना है, आपने अंग्रेज का भी इलाज करना है और आपने सिख का भी इलाज करना है। जो लोग सूर का गोश्त खाते हैं उसका भी आपने इलाज करना है। जो लोग शराब पीते हैं, जो उनका अंग्रेज यूरोप का कल्चर है, तो आपने उनका भी इलाज करना है। आपने कनाडा माइग्रेट होकर कनाडा में बैठ के ना उधर भी लोगों का इलाज करना है, तो वहां तो मेपल शुगर होता है, वहां मेपल कैंडीज भी मिलती हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, मेपल कैंडीज। अब सबसे पहले मेपल कैंडीज की एलर्जीज को डिस्कस करने से पहले हम मेपल शुगर को जानते हैं कि मेपल शुगर क्या होता है, कहां होता है, कैसे बनता है। मेपल शुगर जो है ये ट्रेडिशनल स्वीटनर है कनाडा का, एज वी डिस्कस्ड, और नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का। ये एक, अब यहां आप लोगों के लिए मैंने एक डाउनलोड किया है, एक तस्वीर पिक्चर, वो भी आपको दिखाता हूं। पहले आपको समझाता हूं कि मेपल दरख्त होता है, एक क्या होता है, दरख्त होता है। अब उससे मेपल सेप निकाला जाता है। मेपल सेप मतलब वो जूस होता है, वाटरी लिक्विड, वो निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तकरीबन 43 गैलन, एक गैलन जो होता है ये 4 लीटर होता है, एक गैलन 4 लीटर होता है ना। तकरीबन 43 गैलन से ना एक गैलन ना ये मेपल सिरप बनाते हैं और उससे फिर कैंडीज बनती हैं और ये लोग शुगर इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर? अब होता क्या है कि मेपल का जो दरख्त होता है ना, मतलब ये मेपल का दरख्त है, ठीक। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ड्राइंग मेरा कमजोर होगा, ठीक। ये स्टेम है मेपल दरख्त का। एम आई क्लियर? ये मेपल दरख्त है, ये उसका स्टेम है, ये उसके रूट्स हैं, ठीक। ये जमीन, यहां स्टेम में सुराख करके ऐसे ही एक पाइप उसके अंदर रख देते हैं। उसके स्टेम में सुराख करके ना उसके अंदर पाइप रख देते हैं। पुराने जमाने में जब पाइप्स नहीं थे तो क्या था, वहां तरीका ये होता है ना, ये हमारा ये शुमारी लाखजात में भी ऐसे होता है। उससे वो अपने खेती बाड़ी को भी, खेती को भी वो चैनल्स बनाते थे दरख्त से। ये छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, टहनी, वो लेके ना उसको ऐसे काट के ना, ऐसे कॉर्नल 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। सना हमारा एनाटॉमी का कॉर्नर कट होता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्से को साइड पे रख के ना एक को ऐसे ना अंदर से खाली कर देते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? तो उससे एक चैनल से बन जाता है, राइट। तो वो उसके अंदर ये रख देते थे कनाडा में। तो नीचे यहां कोई कंटेनर, कोई बाल्टी वगैरह, कोई कैन,
हाँ, वो ऐसे रख देते हैं तो उससे वैसे हासिल करते हैं जो मेपल सेप होता है। Am I clear? जब 43 गैलन हासिल करते हैं ना, कितने भी दरख्त से, 1 से या 10 से या 20 से, राइट, जितने से, तो उससे फिर ये 1 गैलन बनाते हैं ना मेपल सिरप, उससे फिर कैंडीज भी बनती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Am I clear? ठीक। अब मैं आपको एक जो हमने आप लोगों के लिए नेट से डाउनलोड किया है वो आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको मेपल शुगर और भी क्लियर हो। फिर उसका जो एलर्जीज है, आप कनाडा में बैठ के ना, क्योंकि आपने कैंडीज का इलाज नहीं करना। आज तो ग्लोबल विलेज है, यहाँ भी कैंडीज पहुँच गई हैं, इस्लामाबाद में जना सुपर में भी मिलती हैं, राइट। तो आपने ट्रीटमेंट करना है उसका। आपके सिस्टम में ये ताकत मौजूद है, आपका सिस्टम में इतना वेरिएशन है, किसी भी सिस्टम में इतना वेरिएशन नहीं है जो आपके सिस्टम में है। कवर कर लेंगे। आ रहा है सर आप लोगों को? ये मेपल सेप हासिल कर रहे हैं, ठीक। नाउ जब इस मेपल सेप से, क्योंकि ये मेपल सेप जो होता है ये हार्मलेस सब्सटेंस है, आप ये सब इस्तेमाल करते हैं, किसी को एलर्जी नहीं होती। अब एक बंदे को इससे एलर्जी होती है तो उसका इम्यून सिस्टम डिफाइन निजाम मिस्टेकनली उसको दुश्मन हार्मफुल सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करके ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, इसको तो एलर्जी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक। अब इस बंदे को मेपल शुगर से एलर्जी है तो आपने क्या करना है, कलकीरिया सल्फ, कलकीरिया सल्फ कैल्शियम कंपाउंड है। एक बंदे को मीट से एलर्जी है, गोश्त से एलर्जी है, मोटे गोश्त से, फ्रेश गोश्त से, तो आपने उसको गोश्त खिलाना है। गोश्त खाता है उसको एलर्जी होती है, फूड एलर्जी है ये। कास्टिकम, चाइना। अब आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कास्टिकम और चाइना में? कास्टिकम और चाइना में आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? कास्टिकम को आप रख दें एक्सट्रूजन पे, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना। चाइना का आप क्वेश्चन करें मरीज पे, अगर मरीज का पेट फूलता है, मतलब पूरे एब्डामन में गैस होता है, अपर एब्डामन में तो कार्बोवेज है, लिवर में है तो लाइको है, पूरे एब्डामन में तो चाइना है। अभी पूरा एब्डामन उसका सूजता है, ठीक, तो आपने चाइना देना है, वरना अगर ये नहीं तो आपने कास्टिकम का इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको कोई कानून नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आर्गेनन का ये फोर्सम नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, राइट। जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो आपसे कर रहा हूँ शेयर, क्योंकि जिस इलाके में KPK में पाकिस्तान के हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है मोटा गोश्त। यहाँ तकरीबन अगर कोई सर्वे होगा तो टॉप 5 पे तो आएगा। मुझे नहीं पता कि कोई स्टडी मौजूद भी है कि नहीं, ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है यहाँ मोटा गोश्त, ठीक। तो यहाँ आपको ये ट्रीटमेंट आना चाहिए, तो हम करते हैं। अगर आप लोगों का और कोई तजुर्बा है या आपका कोई स्टडी है तो आप वो अपने जारी रखें, ठीक है जी। अब इसके बाद मटन बहुत खाया जाता है यहाँ। मटन किसको कहते हैं पहले ये समझते हैं, छोटे गोश्त को कहते हैं। छोटा गोश्त बहुत किस्म के हैं, बाल्टी गोश्त भी है, साथ साथ जो गोश्त आएगा उसी गोश्त को भी समझते हैं कि ये होता क्या है। मटन छोटे गोश्त को कहते हैं। छोटे गोश्त में भेड़ भी आती है और बकरी भी आती है। भेड़ को कहते हैं शीप, बकरी को कहते हैं गोट, ठीक। अब भेड़ और बकरी दोनों का गोश्त कहलाता है छोटा गोश्त, राइट। मटन की समझ आ गई, जिसको कहते हैं मटन, राइट। अब यहां अगर भेड़ बकरी का गोश्त किसी को हजम नहीं होता और उसको एलर्जी होती है, लेकिन यहां वही बात आपने याद रखनी है कि अगर उसका इम्यून सिस्टम नहीं एक्टिवेट होता, नहीं इन्वॉल्व होता इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, तो वो फूड पॉइजनिंग होगा, वो एडवर्स इफेक्ट होगा मटन का,
वो एलर्जी नहीं होगी। अगर इम्यून, अब क्वेश्चन यहां एक और बनता है ना जो आप करते नहीं है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है क्या नहीं है। इसके एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। अगर आपको एंटीबॉडी टेस्ट याद नहीं है तो क्या करना है, तो मैं समझाता हूं आप लोगों को तो क्या करना है। अगर आपको टेस्ट भी याद नहीं है तो टेस्ट तो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, ठीक। अब अगर मैं दोबारा बोलूंगा तो ये तो अपलोड भी होगा, तो रिपीटिशन हो जाएगी। अब यहां मैं आपको सिर्फ एक इशारा दूं कि आप अगर कुछ आपके हाथ नहीं लगता, आपको कोई समझ ही नहीं लगती, तो आपने ब्लड सीपी करना है, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करना है। सीपी भी कहते हैं, कंप्लीट पिक्चर भी कहते हैं उसको। तो आपने वो करना है, तो वहां इसिनोफिल ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? इसिनोफिल ज्यादा होगा। तो इसिनोफिल क्या है? WBC है। WBC क्या है? इम्यून सिस्टम का मोबाइल यूनिट है। WBC क्या है? इम्यून सिस्टम का, आपके दिफाई निजाम का मोबाइल यूनिट है, जो मोबाइल करता है, जो पेट्रोलिंग करता है, पूरी बॉडी के अंदर फिरता है। मोनोसाइट्स फिरते हैं, न्यूट्रोफिल्स फिरते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ। अब वहां लिम्फोसाइट्स भी फिरते हैं। तो जब इसिनोफिल ज्यादा होंगे तो आपको अंदाजा वहां से होना चाहिए। ये आपको गाइडलाइन जरूर देता है, ब्लड सीपी आपको गाइडलाइन जरूर देता है कि भाई आपको गाइड करता है वर्कअप के लिए, फर्दर वर्कअप के लिए आपको गाइड करता है, राइट। बाकी इन्वेस्टिगेशन में हम पार्ट 1 में, फूड एलर्जी के पार्ट 1 में हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन में डायग्नोसिस हमारा मौजूद है कि डायग्नोसिस आपने कैसे करनी है। आर्सेनिक अमेलगम सबसे पहले जाएगा, उसके बाद कॉल्जिकम का नंबर आता है, फेरमिट, पल्सटीला, चाइना, कार्बोवेज। यही दवाइयों का लिस्ट है जो आगे पीछे होता है, और आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। कार्बोवेज देखे आप दोबारा जब रिपीटिशन बार बार होती है तो लेक्चर का मजा खराब हो जाता है। क्या अपर एब्डोमेन में तो कार्बोवेज, अब मरीज इनीमिक है तो फेरमिट। अब मरीज को वो कहता है सर मैं, जो बेड होता है ना, जो उसका दुम होता है उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, अगर वो इस्तेमाल करने से उसको तकलीफ ज्यादा हुई है ना, तो पल्सटीला। तो आप वहां आपने फेट्स को आपने करना है 90 डॉट। एम आई क्लियर? अब एक बंदे को ना उसका स्मेल से भी तकलीफ होती है, उसको उल्टी शुरू हो जाती है साथ, मुझे स्मेल से भी, खाने से भी उल्टी शुरू हो गई, तो कॉल्जिकम दे उसको। अब पूरे पेट में गैस बढ़ता है तो आपने चाइना देना है। यही कुछ दवाइयों का लिस्ट है जो आगे पीछे होता है, और उसकी वही आपने स्पेसिफिक सिम्टम्स याद रखनी है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि आपने मरीज का इनफरादियत कायम करना होता है वहां। मिलन जानते हैं? खरबूजा। खरबूजे से एक बंदे को एलर्जी है, देन व्हाट शुड बी डन? खरबूजे से जो सबसे पहले जाएगा अदरक, जिंजबीर, जो किडनी फेलियर की भी दवाई है। किडनी फेलियर में जिंजबीर टॉप की दवाई है। मॉर्फिनियम की हमपल्ला दवाई है। लाइको की, बारबेरस वगैरह की हमपल्ला, कॉर्टिसोन की हमपल्ला, एल्सीरम की हमपल्ला, यूरिया की हमपल्ला दवाई है। मैं क्लियर? अब एक बंदा का जिंजबीर से तकलीफ नहीं ठीक होता, तो अगर उसमें आर्सेनिक अमेलगम की अलामत मौजूद है, आपके पास है ना, ऐसे हमने आपको, ताकि हमारा लेक्चर हो वो गैर जरूरी तौर पर लेंथी ना हो, अगर उसमें आर्सेनिक अमेलगम की अलामत मौजूद है तो आपने वहां आर्सेनिक अमेलगम इस्तेमाल करना, वरना तो आपने इसे फ्लोर देना है। एक बंदे को मिल्क एलर्जी है, जो हमने आपको टॉप एलर्जीज जो थी उसमें आपको मिल्क का भी बताया था। अगर बंदे को मिल्क की एलर्जी है, वो दूध पीता है, दूध में खास किस्म का एक शुगर होता है, सेलुलोज और लैक्टोज, आप उसको इंटॉलरेंस है उससे, ठीक, और आप उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको अटैक करना शुरू कर देता है कि ये कोई खतरनाक चीज़, कोई हार्मफुल चीज़ आ गया है मिल्क, तो आपने उसको आपने उसका इम्यून सिस्टम ठीक करना है एथुजा से। स्पेशली अक्सर जो बच्चे हमारे पास आते हैं, न्यूनेट्स, अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स, जो हमारे पास न्यूनेट्स आते हैं, अक्सर जब उनकी माँ शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब ये आप अपना दूध पिलाती हैं इसको, ये दूध पीता है, कुछ वक्त बाद ये दही करके ना वापस फेंक देता है, हम वहाँ एथुजा का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक्शन है रिनीन पे। रिनीन गैस्ट्रो, जो मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उसका एंजाइम है, ठीक। जो हमारा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के स्टार्ट के लेक्चर्स हैं
जिसमें हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ाया हुआ है, जीआईटी का, एलिमेंट्री कैनाल का। वहाँ हमने पैराट्रिसेस भी पढ़ाया है, सेल भी पढ़ाया है, वहाँ हिस्टामिन भी पढ़ाया है, वहाँ हमने इंट्रिंसिक फैक्टर भी पढ़ाया है, पेप्सिन भी पढ़ाया है, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, ये सारे कार्डियक सेल, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ, ये हमने सारा उधर पढ़ाया हुआ है। तो अब जिस बंदे को इधर कन्फ्यूजन है तो उधर वो लेक्चर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जिस सीरीज के स्टार्ट के लेक्चर्स वो कंसल्ट कर दे तो उसको क्लियर हो जाता है। ये रिनीन पेस का एक्शन है। अब इसके बाद अगर आपका इतुजा के बाद आपके पास चॉइस क्या है, कलकीरा कार्ब का। कलकीरा कार्ब का एक खास शनाख्त है जो अक्सर लेक्चर्स में, जो हमारे तकरीबन लेक्चर्स में इसका शनाख्त में बता देता हूं आप लोगों को। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो आपने कलकीरा कार्ब यूज करना है। इसकी शनाख्त में 12 बता चुका हूं, 12। अगर इसकी शनाख्त, इसका स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और उसको मिल्क एलर्जी है तो वहां कलकीरा कार्ब इसकी दवाई होगी और वो रिमूव करेगा मिल्क एलर्जी को। कोई भी दवाई अगर कलकीरा कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो कोई दवाई कलकीरा कार्ब के बगैर कोई दवाई इसकी एलर्जी रिमूव नहीं कर सकती, मिल्क एलर्जी। अब मिक्स में आजम आ गए और उसको एलर्जी की वजह से उसका मुंह पकता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है। जैसे मैं दूध पीता हूं तो मेरा मुंह भी पक जाता है और मेरा एनस हॉल भी पक जाता है और वहां पर दर्द भी होता है। और जब मैं बॉल मूवमेंट करता हूं तो मुझे बहुत ही तकलीफ का सामना होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। ठीक, तो ये मिक्स मियाज़म को शो करता है। ठीक, तो यहां आपने नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है, तो ये नाइट्रिक एसिड आपके बहुत सारी चीजों को कवर भी कर देगा। ये आपके कार्सिनोमा को भी कवर करेगा, ये आपके अंदर टेक्स को भी कवर करेगा, ये आपके ब्लैंड पाइल्स को भी कवर करेगा, ये आपके एफिस अल्सर को भी कवर करेगा, विच इज आल्सो नोन एज कैंकर सोर। ये आपकी जिंजिवाइटिस को भी कवर करेगा, ये आपके मुंह के कैंसर को भी ठीक करेगा, ये लेचन प्लानस को भी कवर करेगा। टाइम का लिमिटेशन ना होता, मैं लेचन प्लानस आपको समझाता, किसी सेशन में लेचन प्लानस पे बोलते हैं, इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये उसको भी कवर करेगा। आपका सिस्टम आपको कवर करता है, आपका सिस्टम बहुत बला का ताकतवर सिस्टम है। यह आपके हाथ से कैंसर भी ठीक हो जाता है, आपको अंदाजा नहीं होता कि यह कैंसर ठीक हो गया है। आपके हाथ से लेचन प्लानस ठीक होता है, आपको लेचन प्लानस का स्पेलिंग भी नहीं पता होता, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता, वो ठीक हो जाता है। वो आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो आपके पास आया था ना फूड एलर्जी लेके, लेकिन मुझे एक बीमारी दूसरी थी लेचन प्लानस की, जो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक नहीं होती। मैं कहा पहले आप मेरी ये फूड एलर्जी ठीक हो जाए तो फिर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जिक्र करती लेचन प्लानस का, तो वो तो ठीक हो गया है। तो आपने फिर उधर ना जो टेक्निक हम यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप सब कुछ हमें बताएंगे तो फिर मैं किस चीज का डॉक्टर, मुझे तो पता था। यह आपका सिस्टम कवर करता है, आपको कैसे पता लग सकता है? हमें नहीं पता होता। इससे हम मरीज का ट्रस्ट ले लेते हैं, मरीज वहां ठीक हो जाता है। यह आपके सिस्टम का कमाल है। आप थोड़ा समझो, आप बेसिक मेडिकल साइंसेस को थोड़ा समझें, आप प्री मेडिकल साइंसेस को थोड़ा सा समझें, 25% समझें, यह आगे आपको और सपोर्ट करता है। आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, कोई सिस्टम किसी डॉक्टर को नहीं सपोर्ट करता, आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। आप मिल्क में ना देखें, आप अपने सिस्टम को देखें कि आपका सिस्टम कितनी भला का सिस्टम है। अब यहां पे गुजारा नहीं होता आपके सिस्टम का, यहां तक लिमिटेड नहीं है आपका सिस्टम। आपका सिस्टम में मिल्क एलर्जी की 3 दवाइयां हमने आपको बताई ना। अब अगर बॉइल्ड मिल्क से एलर्जी है और किसी और वो मिल्क सर मैं पीता हूं तो मुझे, लेकिन बॉइल्ड से एलर्जी है, ठीक, तो ये आपका ये भी डील करता है आपका सिस्टम। जब बॉइल्ड मिल्क से एलर्जी होगी तो आपका सिस्टम उसको डील करता है नक्स मुस्काटा और सीपिया। कोल्ड मिल्क से एलर्जी है, कोल्ड मिल्क से, बाकी मुझे दूध कुछ नहीं कहता, लेकिन कोल्ड मिल्क से मुझे एलर्जी होती है तो उसको आपने देना है काली आयोडाइड, पोटेशियम कंपाउंड है, और स्पोंजिया, तुरश दूध, जब उसके अंदर लैक्टिक एसिड ना, वो बैक्टीरिया आके लैक्टिक एसिड रिलीज कर देते हैं तो तुरश हो जाता है ना। इंसान दोस्त बैक्टीरिया है ना,
ठीक है, आप लैक्टिक एसिड वो रिलीज करते हैं, इसकी हमारी पोटेंसी भी मौजूद है। अगर वो तुर्श दूध जब मैं पीता हूँ डॉक्टर साहब, बस मैं फिर 10 मिनट नहीं रुकते ना, येलो कलर के मेरे दस्त होते हैं, स्टूल जो मेरा होता है बिल्कुल होता है ना लिक्विड, मोशन लग जाते हैं, या कोई कुछ भी होता है ना तो पोडोफाइलम। डॉक्टर साहब जब मैं जाता हूँ ना बाजार, राजा बाजार, हाँ रावलपिंडी, वहाँ मेरे कज़न हैं, वो मुझे ले जाते हैं तो उधर राजा बाजार में उधर दूध के वो होते हैं ना, तो वो मीठा दूध का वो बोतल पिला देते हैं। तो जब वो मैं मीठा दूध पीता हूँ ना, तो बस मेरा काम खराब होता है, मुझे एलर्जी होती है। देन व्हाट शुड बी डन? मीठे दूध से एलर्जी है तो फिर आपने आर्सेनिक का मलहम देना है, वो उधर पिएगा, उसका सिस्टम ठीक होगा, उसको दुश्मन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, स्वीट मिल्क को दुश्मन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और वो दूध पी सकने के काबिल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वार्म दूध नहीं होता, वार्म, देखिए बॉयल्ड को मिक्स ना करें वार्म के साथ, वार्म मिल्क, उससे मुझे ना एलर्जी है, ठीक, तो आपने उसको देना है अम्ब्राग्रेसिया। देखिए आपका सिस्टम मिल्क को भी डील करता है, एलर्जी को भी डील करता है, बॉयल्ड मिल्क को की एलर्जी को भी, वार्म मिल्क, कोल्ड मिल्क, सोर मिल्क और स्वीट मिल्क अलग-अलग डील करता है। किसी सिस्टम का ये खासा नहीं है, ये आपके सिस्टम का खासा है कि इसका इतना बड़ा रेंज इसके पास मौजूद है दवाइयों का, वरना इतना बड़ा रेंज ना एलर्जी का किसी सिस्टम के पास नहीं है जितना बड़ा रेंज होम्योपैथी के पास है। ये डिफरेंशिएट करता है इन्फरादियत को, डील करता है, पर्सन टू पर्सन डील करता है, पर्सन टू पर्सन डील करता है। नट्स से एलर्जी है बंदे को, हमने आपको बताया ना, ग्राउंड नट्स होती हैं, हाँ ट्री नट्स होती हैं, काफी डिटेल समझाया आपको। यहां मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ना रेफर करता हूं, हमने वहां आपको एक एलर्जी बताई थी, फैट, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है इसका। नट्स जो चाहे ग्राउंड नट्स हैं चाहे वो ट्री नट्स हैं, इसका ट्रीटमेंट और फैट्स का ट्रीटमेंट एक है। जो हमने आपको बताया था, दवाई याद है आपको, परसेटिला, कार्बोवेज, साइक्लामिन। मिक्स फूड आज बहुत ही रिवाज है मिक्स फूड का, होटलिंग होती है, उसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं। पहले सूप आता है, स्टार्टर आता है, बंदा स्टार्टर इस्तेमाल करता है, कोई सूप होता है, एपेटाइजर, वो मेन्यू में लिखा हुआ होता है ना, एपेटाइजर, सूप्स और ये सारे लिखे होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स और कॉन्टिनेंटल फूड और सी फूड और ये सारा लिखा हुआ होता है ना। तो बंदा जब वो मेन्यू पढ़ता है तो लाजमी बात है कि वो कहता है जी, वो ऑर्डर करता है बहुत सारा, फ्रेंच सैलेड्स का भी ऑर्डर करता है। फ्रेंच सैलेड्स अलहदा नाम मिक्सचर है, उसमें बटर भी होता है, मायोनीज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये सैलेड्स भी होती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। ऊपर से मटन, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, और बाद में फिर स्वीट डिश, और उसके बाद ना पेट फूलता है तो बंदे को ना फिर कहवा भी पीना पड़ता है, तो उधर मैदा परेशान हो जाता है कि या अल्लाह ये आपने किसके हवाले किया ना मुझे। तो वहां फिर होम्योपैथिक डॉक्टर उसका मसीहा बनता है। होम्योपैथिक डॉक्टर मिक्स फूड को बहुत अच्छा डील करता है। आप उसको दे रहे पहले नक्स, उसके बाद उसको दे रहे फलसटीला। अब उसका जुबान देखिए, अगर जुबान उसका बिल्कुल सफेद है, सफेद नहीं सॉरी क्लीन, साफ, सुरख साफ, उसको मतली है, दिल खराब होता है, तो ये पिकाक, ये दो दवाइयां तो आपने लाजमी देनी है मिक्स फूड वाले को। अब मिक्स फूड वाले को ये दवाई दो लाजमी देनी है। अब यहां आपने डिफरेंशिएट करना। अब उसको डकार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अब डकार से उसको
वक्ती तौर पर अफाका होता है तो आपने कार्बोवेज देना है। अब डकार से उसको कोई अफाका नहीं होता, कुछ भी नहीं होता डकार से, तो आपने उसको चाइना देना है। अब उसको नीचे फ्लेचनेसी ज्यादा हो गए तो लाइको देना है। अब उसका गैस मुकम्मल बंद हो गया, ना ऊपर निकल रिलीज होता है ऊपर मुंह से, ना नीचे फ्लेचुलेंसी होती है, तो रेफनेस दे दे आपने। आप उसकी जुबान देखते हैं उस पर व्हाइट फर मिक्स फूड के बाद, तो इंटम क्रूड देना है। अब उसको डकार आते हैं ना, बड़े बड़े डकार करता है वो, लाउड बिल्चिंग करता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम देना है। अगर उसने वहां स्वीट डिश भी लिया है ना तो इसको भी डिटोट कर देगा। अब उसको ये एहसास है ना, सेंसेशन आ गया ना इधर, कैसे देखिए एक एक लफ्ज से डिफरेंशिएट हो रही है दवाइयां, एक एक लफ्ज से। अब एक बंदे को ना पत्थर का एहसास है, डॉक्टर साहब इधर पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर, तो आपने 3 दवाइयों में डिफरेंशिएट करना है, ब्रायोनिया, नक्स और परसेटीला में। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नक्स पर दे के ब्रायोनिया दें अगर इमरजेंसी है तो। आप इमरजेंसी में आर्गेनन को वायलेट कर सकते हैं, इजाजत देता है आपका आर्गेनन। पत्थर का एहसास, ये आपका जो मिक्स फूड है उससे एलर्जी होती है, तो आपने क्या करना है। अब उसके बाद एक बंदा है आपको, उसको कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जो स्मेल होता है ना, ऑर्डर होता है कुकिंग का, किचन के सामने मैं नहीं बैठ सकता, तो मैं जब किचन से जो खाने पकते हैं ना वहां, तो उसका जो ऑर्डर बाहर आता है ना, तो मुझे उससे एलर्जी है। ठीक, देखिए ये अक्सर ना, ये सिम्टम, एलर्जी की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं बात करने लगा हूं उधर आपका इम्यून सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होता, वो मैं एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि बाज में आ रही है तो आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, अब उसका HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, अब वो हार्मोन ज्यादा हो गया। अब उसको भी अक्सर ना, उसको अक्सर होगा, उसको इस जो किचन के सामने वो नहीं बैठ, जब वो कुकिंग करती है तो वो ऐसे, उसने ऐसे मुंह ढांपा हुआ होता है, उसने मुंह ढांपा हुआ होता है। अब वहां आपने क्या करना है, वहां भी आपने कॉल्चिकम देना है और एलर्जी में भी कॉल्चिकम देना है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपका सिस्टम अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो इधर ये आपकी मॉर्निंग सिकनेस को भी, विच इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस को भी एज वेल एज एलर्जी को भी, एडेड इफेक्ट को भी कवर करेगा। और यकीन करें इसी अलामत में अगर किडनी पेन मौजूद है और किडनी स्टोन है, मैं आपको और एक क्लिनिकल इररेलेवेंट एक बात है वो आपसे मैं यहां शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको फायदा हो। एक बंदे को पथरी है, दर्द होता है, उसको रीनल कॉलिक है, अब रीनल कॉलिक के साथ उसको उल्टी होती है, तो कॉल्चिकम उसको भी दें, तो ये किडनी के स्टोन को निकालेगा। अगर ये सिम्टम मौजूद नहीं है तो कॉल्चिकम नहीं निकाल सकता। अब एलर्जीज की तरफ वापस आते हैं, तो कुकिंग, जो ऑर्डर ऑफ कुकिंग है, ऑर्डर ऑफ कुकिंग से उसको एलर्जी है, साथ चक्कर आते हैं उसको। एलर्जी क्या है, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, उसका डिस्प्ले बॉडी के ऊपर क्या है, उसको चक्कर आते हैं। एम आई क्लियर? तो कॉकुलस देना है आपने, कॉकुलस देना है। अब मॉर्निंग सिकनेस में भी अगर चक्कर आते हैं तो कॉकुलस, मॉर्निंग सिकनेस में भी अगर चक्कर आते हैं तो कॉकुलस। कॉकुलस का ब्रेन पे जबरदस्त सेक्शन है, एपिलेप्सी पे जबरदस्त सेक्शन है, जो सी स्पाइन स्पेस का जबरदस्त सेक्शन है। बहुत सारी बात इसके बारे में हो सकती है, लेकिन टॉपिक हमारा लेंथी हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, तब आपने आगे इसमें और नहीं जानना। जितना इतना हो सकता है तो मैं आपको साथ और भी ना, अगर और कुछ मुझे ज़हन में आ रहा है तो वो साथ टू द पॉइंट अगर नहीं भी रहता, थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको वहाँ से और भी क्लिनिकल कोई चीज़ अगर मेरे ज़हन में आती है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्सेनिक एल्बम का अगर उसके सिम्टम मौजूद है तो ये आपने लिस्ट में रखना है। आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जब आप वर्कअप करते हैं,
आप एलर्जी का, फूड एलर्जी का इलाज करते हैं और उसमें ऑर्डर ऑफ कुकिंग का आपको एलर्जी का मरीज आता है, तो आपने अपने ज़हन में ये दवाई आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में रखनी है। आर्सेनिकम एल्बम, इपिकाक आपने ज़हन में रखनी है। आर्सेनिकम एल्बम का अगर वो सिम्टम मौजूद हैं जो हमने बारहा जिक्र किया, तो आपने आर्सेनिकम एल्बम देना है। और अगर इपिकाक का मतली और उसका साफ जुबान मौजूद है, तो फिर इपिकाक ना ये आपका जो है उसकी मतली को भी ठीक करेगा, उसकी उल्टी को भी ठीक करेगा, उसके सीने के जो लंग्स हैं उसके अंदर अगर बलगम स्पूटम मौजूद है उसको भी क्लियर करेगा। अगर उसका वोकल कार्ड खराब है उसके हॉर्सेस को भी ठीक करेगा। यकीन देखें आप, अगर उसको दस्त वगैरह लगे तो उसको भी ठीक करेगा। और उसकी फूड एलर्जी है, कुकिंग ऑर्डर ऑफ कुकिंग, उसको भी ठीक करेगा। कितना कवरेज करता है आपका सिस्टम? ये सबको ठीक करेगा इपिकाक अगर इसके सिम्टम मौजूद है तो। सीपिया फीमेल रेमेडी है, ये भी ठीक करता है। एक बंदे को एलर्जी है ओनियन से, प्याज से, देन व्हाट शुड बी डन? देखें, जो हमने स्टार्ट में आपको बताया नक्स, पल्स और लाइको, इधर भी काम करेगा। अगर उसकी जिस्म पे मौके हैं, वार्ड्स हैं, एरप्शंस, मौके, फिर तुझा काम करेगा। ओनियन एलर्जी में इधर आपने ब्रोमियम को भी कंसिडर करना है। ब्रोमियम को, पेस्ट्री से एलर्जी है एक बंदे को। पेस्ट्री तो जानते हैं ना, सादिया, पेस्ट्री। अगर एक बंदे को पेस्ट्री से एलर्जी है तो वहां आपने परसटीला का इस्तेमाल करना है। देखिए, दोनों पी से शुरू होते हैं, तो आपने इसको निमोनिक के तौर पर यूज करना है। पेस्ट्री के एलर्जी की दूसरी दवाई है फास्फोरस। अगर इसका जो की नोट है थर्स्ट फॉर आइसी कोल्ड वाटर, अगर ये मौजूद है तो फास्फोरस। देखिए, यहां आप देखें, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वाइटल फोर्स जहां मौजूद है वो डीएनए है। डीएनए के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फास्फोरस होता है। आप फास्फोरस, इतनी डीप दवाई है, इतने माइक्रो लेवल पे ना फास्फोरस काम करता है। इतने माइक्रो लेवल पे, डीएनए की लेवल पे, जीन्स की लेवल पे, इतने माइक्रो लेवल पे ना, मतलब एक सेल नेकेड आई पे नजर नहीं आता। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर फास्फोरस, उसके ऊपर जीन्स। इतने माइक्रो लेवल पे कोई स्कूल ऑफ मेडिसिन ना रिपेयर नहीं करता, आप रिपेयर करते हैं। आप जब वहां से रिपेयर करते हैं ना, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर होता है तो उसका एलर्जी हो जाता है रिमूव। तो पेस्ट्री की एलर्जी की दूसरी दवाई ना, आप देखें, पेस्ट्री के साथ दो पी और लगाएं, पल्सटीला और फास्फोरस। सो दिस इज निमोनिक टू रिमेंबर एलर्जी ऑफ द पेस्ट्री, फास्फोरस, पल्सटीला, PPP। एम आई क्लियर? पाकिस्तान पीपल पार्टी। अब ना आप ये चीजें आपको ना, इस चीज का आपको याद रहता है, आपको रिटेन रहता है, ये आप नहीं भूलते। आपने अपने लिए निमोनिक्स बनाने हैं। जिस तरह आपने बचपन में ना क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो इसमें सारे अल्फाबेट्स A to Z आ जाते थे ना, तो आपने ऐसे बनाने हैं जो आपके मौजूद भी हैं। कुछ आपने खुद बनाने, लेकिन आपने याद करना। याद करने का मतलब मेरा, आपने मतलब ये लिस्ट याद करना है, बाकी आपने चीज़ों को समझना है। ट्राई टू मेक अ कंसेप्ट, बताया ना मैंने आप लोगों को। अब इसके बाद इंटरक्लूड का जुबान मौजूद है, तो आपने व्हाइट कोटेड,
तो इंटरक्रूड, वरना तो इपिकाक का अलामत मौजूद है तो आपने इपिकाक को कंसिडर करना है, वरना तो लाइको का सिम्टम मौजूद है विच वी डिस्कस रिपीटेडली मेनी टाइम, ठीक, तो लाइको आपने देना है। तो लाइको, इपिकाक, इंटरक्रूड, फास्फोरस, परसटीला अपनी अपनी अलामत के साथ आपने इंडिविजुअलिटी कायम करके ना आपने उसको अप्लाई करना है पेस्ट्री की एलर्जी में। पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च, पेपर मतलब काली मिर्च। आपने दो दवाइयां आपने याद रखनी है, साइना और नेट्रमकार। YEAANE, कैन, इसको प्रोनाउंस करें कैन, लाल मिर्च। प्रोनाउंसिएशन में आप लिख दें KAY, के डैश लगा दें, EN, कैन, सामने लिख दें लाल मिर्च, लाल मिर्च। अब इससे एक बंदे को एलर्जी है लाल मिर्च से, कैन से। पेपर से तो हो गया ना साइना नेट्रमकार, अब कैन से उसको एलर्जी है फूड। ये भी तो फूड है ना, हार्मफुल फ्रूटफुल सब्सटेंस है, हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है, फायदेमंद चीज है ना। मेजॉरिटी लोग ये कुछ नहीं कहता, आप एक बंदे को कहते हैं ना, लेकिन वही बात ना, आप एडवर्स इफेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना एलर्जी के साथ। इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो आपने उधर कैन में आपने फास्फोरस अप्लाई करना है, जो एक ही दवाई लिखी हुई रिपर्टरी में, फास्फोरस। पोर्क, पोर्क POR के पोर्क, सूर का गोश्त। सूर के गोश्त से एक बंदे को एलर्जी है, आपने वहां देना है परसटीला और कार्बोविच। पोटैटोज, आलू से एलर्जी है, एलोमिना। मीठा आलू है, आलू में भी किस्में है ना, एक मीठा भी होता है ना, नमकीन भी होता है। मीठे आलू से इसको एलर्जी है, स्वीट पोटैटोज से, कलकीरा आर्स। देखें, जो नमकीन है, जो नॉर्मल आलू का जायका है वो है तो एलोमिना। अब स्वीट आलू है ना, दवाई चेंज, कलकीरा आर्स। पोल्ट्री से एलर्जी है, पोल्ट्री से कार्बोविच। पुडिंग से, जो पका हुआ स्वीट डिश नहीं होता, पुडिंग, पका हुआ स्वीट डिश जो सर्व करते हैं खाने के बाद, अक्सर केक वगैरह भी डालते हैं उसमें। हाँ, आप पुडिंग से उसको एलर्जी है, ट्रीट करते हैं पुडिंग से एलर्जी को। पैटीलिया, पट्टीला ट्राइफोलिएटा, पुडिंग से एलर्जी। रेजिन से एलर्जी है, रेजिन क्या होते हैं, किशमिश, किशमिश, रेजिन से एलर्जी है, इपिकाक। कच्ची ग़िज़ा से, रॉ फूड से एलर्जी है, रूटा, परसटीला। अगर माथे पे ठंडा पसीना है, और ट्रू पिक्चर ऑफ कोलैप्स, माथे पे ठंडा पसीना, वर्टरम एल्बम। ग्रीक से इसको कहते हैं ना जिंदगी की देवी, जिंदगी की देवी, टॉप रेस्क्यू रेमेडी है। रिच फूड से, ताकतवर ग़िज़ा से एलर्जी है, फूड दैट नेचुरली आर न्यूट्रिएंट रिच, वो फूड जिसमें कुदरती तौर पर न्यूट्रिएंट्स ने हो ना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, खोलिन वगैरह ना, सारा इसमें बहुत ज़्यादा भर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होना वो उसमें पड़ा हुआ, तो उसको कहते हैं रिच फूड। क्या कहते हैं, रिच फूड। मिसाल के तौर पर फिश, डेयरी फूड, ये सीरियल्स जानते हैं ना, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, सीड्स, परसटीला, कार्बोइज, अर्सेनिकम एल्बम, ब्रायोनिया। और यहाँ नेट्रम सल्फ भी आपने याद रखना है, यहाँ आपने नेट्रम सल्फ भी याद रखना है। सैलेड से एलर्जी है एक बंदे को, कलकीरा कार्ब, कार्बोवेज।
लाइको, कल्कियर कार्ब कब देना है, लाइको कब देना है, कार्बोज कब देना है और लैक्सेस कब देना है। कल्कियर कार्ब अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसका खास जो शनाख्त है कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो कल्कियर कार्ब अप्लाई करना है। अगर अपर कॉर्डन, अपर एब्डोमेन में, अपर जीआई में गैस है तो कार्बोज, अगर लिवर में है तो लाइको, और अगर जिस्म पे नील पड़ते हैं, टाई नहीं पहन सकता, डीप नेक पहनता है, ठीक, बंद कमरों में घबराहट होती है, गाड़ी में शीशे की तरफ बैठता है, तंग कपड़े नहीं पहन सकता, राइट, तो वहां आपने फिर लैक्सेस का इस्तेमाल करना है। और अगर स्पेशली डिस्चार्ज की अफवाह का है तो फिर तो ये ठापा लग जाता है, एक ही डोज कवर करेगा या दो, या एक डोज शायद दूसरा मांग ले तो, अगर डिस्चार्ज से अफवाह का है तो फिर आपने लैक्सेस इस्तेमाल करना है। तो कल्कियर कार्ब, कार्बोइल, लैक्सेस और लाइको का इस्तेमाल आप सीख गए हैं कि आपने सलाद की एलर्जी को कैसे रिमूव करना है इससे। यही वो इंडिविजुअलिटी है जो हमने कायम करनी है। हमारा सबके सैलेड के लिए, सबके एलर्जीज की भी एक दवाई नहीं है, और सबके फूड एलर्जी की भी एक दवाई नहीं है, और हर फूड की अलग-अलग दवाई हमारे पास मौजूद है। इसको कहते हैं इनफरादियत, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है आपके आर्गेनन ऑफ मेडिसिन का। तो इसलिए आप गलत इंटरप्रेट ना करें कि हम मर्ज नहीं मरीज का इलाज करते हैं। आपने ठीक इंटरप्रेट करना है, डायग्नोसिस करके ना आपने इंडिविजुअलिटी कायम करनी है। डायग्नोसिस करके, डायग्नोसिस तो होती नहीं है बगैर बेसिक मेडिकल साइंसेस के, और बगैर प्री मेडिकल साइंसेस के तो बेसिक मेडिकल साइंसेस बंदा नहीं पढ़ सकता। जब बेस ही नहीं होगा तो बंदा कैसे डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस के बाद ही आपने इंफरादियत कायम करनी है ना उसकी। साल्ट से एलर्जी है, नमक से एक बंदे को एलर्जी है, नेट्रम और फास्फोरस। एक डिश है, जर्मनी का मशहूर डिश है सॉरक्रॉट। सॉरक्रॉट, इसको आप गोभी के अचार के लिए, सॉरक्रॉट जर्मनी का मशहूर डिश है। गोभी को इसमें बनाते कैसे, मैं आपको तरीके बताता हूं बनाने का। गोभी को लेके ना इतने बारीक बारीक पीसेस में काटते हैं, फाइन, मतलब पाउडर से थोड़ा दानेदार, ग्रेन्यूल्स में, मतलब उसके बाद ना अगर और काटेंगे तो पाउडर बन जाएगा, इतना फाइन। आगे समझ, ग्रेन्यूल टाइप्स काट दिया। आप काटने के बाद ना उसको बंद कर देते हैं ना शीशे के बोतल में, बिल्कुल मुकम्मल, तो उधर वो खराब हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। Am I clear? अब जब बैक्टीरिया वहां पैदा हो जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, उसकी फर्मेंटेशन कर लेते हैं गोभी का। गोभी का फर्मेंटेशन करते हैं कैसे, लैक्टिक एसिड से। कैसे, वो एंजाइम रिलीज करके, जिसकी हमने बात की ना, ये बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम, उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, जिसके हमारी पोटेशियम मौजूद है। अब ये रिलीज करके ना उसको ये फर्मेंट, उसकी डिके कर देते हैं, गोभी को खराब कर देते हैं। Am I clear? Am I clear? इसके लिए कुछ खास मखसूस वक्त होता है, उस वक्त के लिए बोतल में इसको बंद कर देते हैं। इसका शेल्फ लाइफ जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है इस सॉरक्रॉट का। जर्मनी का मशहूर, जर्मनी में बहुत ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि आपने जर्मन्स का भी इलाज करना है, राइट। अब एक बंदा कहते हैं जी मैं जर्मनी में रहता हूं तो वहां सॉरक्रॉट जब मैं एक डिश है वो मैं तो आपको सॉरक्रॉट का पता होना चाहिए। और जब आपको इसका पता होता है और आप उसको कहते हैं जी मुझे पता है ये ऐसे बनता है, मैं बना भी सकता हूं, और हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है, यकीन करें वो मरीज आपका कहीं जाता नहीं है, उसको लग जाता है पता कि बंदा तो इधर बैठा हुआ है, ये तो सॉरक्रॉट को भी जानता है, और ये तो उसकी प्रोसेस को भी जानता है, ये उस डिश को भी बना सकता है। राइट। अब यहां से ना आप उसकी कॉन्फ्रेंस को ले लेते हो और आपका सिस्टम भी प्रमोट होता है और आप भी प्रमोट होते हैं। अब सॉरक्रॉट जो होता है इससे बंदे को एलर्जी है इस फूड से, तो वहां भी आपने क्या करना है, परसेटिल और लाइको का इस्तेमाल करना है, ब्रायोनिया का और पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना है। एक डिश है सॉस एज, SAUSAGE, SAUSAGE,
AG सॉसेज। इसको उर्दू में कहते हैं कीमा बरी। क्या कहते हैं? कीमा बरी। ये होता क्या है? ये कीमा कर देते हैं गोश्त को। क्या करते हैं? कीमा करते हैं गोश्त को। अब कीमा करके ना उसमें मुख्तलिफ चीजें मिला के ना, ये अंडे वगैरह मिला के, ठीक है, ताकि वो आपस में ऐसे ना, क्या कहते हैं उसको, कंडेंस हो सके जमाने के लिए। तो उससे लोग कोफ्ते भी बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको कह रहे हैं कि आप इसे स्टिक बना लेते हैं और उसको ऐसे रोल भी कर देते हैं अक्सर औकात डिजाइन के लिए। उसको कहते हैं ना सॉसेज। उसको ब्राउन भी कर देते हैं, उसके लिए एक रंग भी डाल देते हैं, उसका ब्राउन भी कर देते हैं, उसका रंग भी आ जाता है। रंग तो मिलते हैं ना कलर्स, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि जो फूड साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मुख्तलिफ कलर्स भी बनाया फूड। जो जर्दे में हम मुख्तलिफ कलर्स नहीं डालते, ये फ्लेवर से एसेंस नहीं होते। मैंगो फ्लेवर मिलता है, ऑरेंज फ्लेवर मिलता है, बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं, ये फूड साइंटिस्ट ने बनाए हैं। तो उस पर कोई कलर भी डाल देते हैं, तो ऐसे ज़बरदस्त तरीका नज़र आता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कीमा बरी होता क्या है। सॉसेज। एक बंदे को इससे एलर्जी है, एक बंदे को इससे एलर्जी है, तो देन व्हाट शुड बी डन? तो क्या करना है? कीमा स्टिक बना। आपको इसको याद करने के लिए कीमा स्टिक ही कह दें। कीमा स्टिक, आर्सेनिकम एल्बम पल्सटीला एसिटिकम एसिड। सीजन फूड से एलर्जी है। अब यहां एक बात समझने की कि सीजन फूड क्या होता क्या है। सीजन फूड जो होता है, ये जो मैं आपको सीजन फूड के बारे में बताऊं, क्रीज करना खाने के जायकों को, जो उसका नेचुरल फ्लेवर होता है, जायका होता है ना, उसको चेंज किए बगैर, जो नेचुरल जायका होता है ना खाने का, उसको चेंज किए बगैर उसके जायके को इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना। मैं समझाता हूं हाउ। देखिए, हम ना अक्सर ना सलाद के ऊपर ना नींबू डाल देते हैं या सिरका डाल देते हैं। वो उसका जायका नहीं चेंज करता, लेकिन उसके जायके को इंटेंसिफाई कर देता है। हम मेथी डाल देते हैं, हम दालचीनी डाल देते हैं थोड़ी सी, हम नमक छिड़कते हैं, हम पेपरमिंट छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते? नींबू छिड़कते हैं, दालचीनी छिड़कते हैं ना, मुख्तलिफ चीजें। अब ये क्या करता है? उसकी जायके को, उसकी नेचुरल फ्लेवर को इंटेंसिफाई कर देता है। क्या कर देता है? साल्ट, ओनियन पाउडर भी हम डाल देते हैं ना, गार्लिक पाउडर भी डाल देते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? गार्लिक पाउडर हम डालते हैं कि जायके को ज्यादा तेज करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। ओनियन पाउडर डालते हैं, राइट, सिरका डालते हैं, नींबू डालते हैं, मिर्च डाल देते हैं, राइट। आप सीजन फूड जान गए, ये सीजन फूड होता है, ठीक है जी। इंटेंसिफाइंग द नेचुरल फ्लेवर ऑफ द फूड विदाउट चेंजिंग इट। नक्स मुस्काटा, नक्स मुस्काटा। अब आप खाने को देखते हैं ना, तो आपको एलर्जी हो जाती है। आप खाने को देखते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, किसी भी खाने को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई भी टाइप है खाने का, आप उसको देखते हो, आपको एलर्जी हो जाती है। नक्स, सल्फर देखे ना, नक्स 1 mn2 पहले दिन, सल्फर 1 mn2 दूसरे दिन, और तीसरे दिन पर आपने देना है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम बू की भी है और देखने की भी है। सूप से एक बंदे को एलर्जी है, यखनी से, एलोमेना कालिकार, एलोमेना कालिकार। तुर्श चीजों से एलर्जी है, सोर, इंटम क्रूड पल्सटीला। अब एक बंदा कुछ खाता है तो वो तुर्श नहीं होता, कुछ भी खाता है वो मैदे के अंदर जाके ना तुर्श हो जाता है और उसको एलर्जी हो जाती है। तो इसको आपका सिस्टम वाले डील करता है। लापा आर्टियम, स्पेलिंग बताता हूं आपको, LAPPA ARCTIUM। अब तुर्श बू से ना
तुर्श बू से एक बंदे को एलर्जी है, तुर्श खाने से एलर्जी, तो इंटम क्रूड और पस मैदे में खाना तुर्श होके उसको एलर्जी, लापा आर्केटियम। आप सोर जो खाना है उसका जो ऑर्डर है उससे एलर्जी, ड्रोसेरा। आप ना देखें कितना बारीक ना आप माइक्रो लेवल पे आपका सिस्टम डील कर रहा है। स्पाइसी से एक बंदे को एलर्जी है, मैंने आपको कॉन्डिमेंट्स में बताया था, मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था कि भी स्पाइसेस क्या होते हैं, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। अब इधर हमने आपको जो हमारा सेकंड पार्ट है उधर मौजूद है। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा वो रिकॉल करवानी है दवाइयां। ठीक है, नक्स, फास्फोरस और सिलीनियम हमने आपको बताया था, और हम वहां हमारा जो डिफरेंशियल पॉइंट्स है इसके अंदर के ये जो होते हैं कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं और स्पाइसेस जो होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है, यहां हमारा पार्ट सेकंड में ये मौजूद है। स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉय, फाउल अप, खराब जो खाने होते हैं, बातों का इतना होता है ना कि इसका एडवर्स इफेक्ट बंदे को हो जाता है, तो उधर आपने आर्सेनिक एलर्जी नहीं, एडवर्स इफेक्ट। बाज़ औक़ात एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, एडवर्स इफेक्ट जब होता है ना, खराब स्पॉइल्ड दिखे जो सगड़ा सड़ा खाना होता है अक्सर होटल में, बंदे का वास्ता पड़ जाता है इस दवाई खुराक से। तो वहाँ मैं आपको थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताऊँ। वहाँ आपने आर्सेनिक एल्बम हम देते हैं, हम नक्स बेसी दे के आर्सेनिक एल्बम देते हैं, तो उसको हमारे मरीज जो कहते हैं, अक्सर हमारे मरीज जो होते हैं उसको कहते हैं जादू की पुड़िया। मतलब ये इतना टच एंड क्योर करता है, टच एंड क्योर करता है। तो वहाँ आपने पायरोजिनम की याद रखना है, पायरोजिनम इसी चीज से बना है, इसी को कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। स्टार्ची, अब वापस एलर्जी की तरफ आ जाएं। स्टार्ची जो निशासादार ग़िज़ाएं होती हैं, देखें निशासादार ग़िज़ाएं क्या हैं, ग्रेन्स स्पेशली राइस, वीट, गंदम, स्टार्च बहुत ज़्यादा है उसमें, आलू में है, टर्निप, पोटैटो है ना, कचालू में है, आम में है, अंगूर में है, माल्टा में है, केला, बनाना, हाँ है ना, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा। आप ये सारी चीज़ें अगर बंदा खाता है उसको एलर्जी होती है, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट से एलर्जी है, निशासा से एलर्जी है, स्टार्च से एलर्जी है, तो आपने उसको मैग्नीशिया कार्ब, अगर उसको उससे दर्द होता है तो कालुसेंथ और नेट्रम कार्ब को आपने याद रखना। स्ट्रॉबेरीज से एक बंदे को एलर्जी है, ऑक्सैलिक एसिड, एंटामोनियम क्रूडम, थिलास्पी बर्सा, इसका दूसरा नाम है कैप्सिला। गुर्दे की पथरी में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये गुर्दे की पथरी को बहुत जबरदस्त डिसॉल्व करता है, कैप्सिला, थिलास्पी बर्सा, सीपिया। एक बंदे को शुगर केन जूस, जो गन्ने का जूस होता है, उसके इससे एलर्जी है, बाकी कोई स्टार्च से कोई एलर्जी नहीं है, सिर्फ गन्ने के जूस से। आर्सेनिकम एल्बम एक ही दवाई है जो हमने पढ़ी और हमने अप्लाई भी की, विच इज नोन एज आर्सेनिकम एल्बम। स्वीट से एलर्जी एक बंदे को, स्वीट से, एंटामोनियम क्रूडम अपनी अलामत के हिसाब से, आर्जेंटम नाइट्रिकम अपनी अलामत के हिसाब से, लाउड बिल्चिंग, ठीक है जी, इग्निशिया अपनी अलामत के हिसाब से, और 2 आपने दवाइयां बेस में लाजमी लगानी है, 3 बल्कि 4 कर दें, ट्यूबरकुलिनियम, मिडोरिनियम, सल्फर, सुरैनम, ये 4 दवाइयां आपने लगा के ना, ये दवाइयां आपने बाकी जो 3 दवाइयां आपने अप्लाई करनी है, एंटम क्रूड, आर्जेंटम नाइट्रिकम और इग्निशिया, स्वीट से एलर्जी में। टामरेंट वाटर, टामरेंट वाटर जानते हैं, इमली का पानी, इमली का पानी, टामरेंट वाटर, सिलीनियम। चाय से एक बंदे को एलर्जी है, तूजा, तूजा वैक्सीन को भी एंटीडोट करता है, फेरमेट, सिलीनियम और कैलिडियम। खाने के बारे में डॉक्टर साहब मैं सोचता हूं तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाती है, थॉट्स ऑफ फूड, परसटीला, सीपिया, टोबैको,
से एलर्जी है, कैम्फर, इग्निशिया, परसटीला, नक्स, कालीफास, टोबैकम। कालीफा नक्स जितने भी नशे हैं इसको एंटीडोट करता है, कालीफास रिहेबिलिटेशन करता है। टोमेटो से एलर्जी है एक बंदे को, लिथियम कार फास्फोरस। टर्निप से एलर्जी है, शलजम से, कलकीरिया आर्स, परसटीला, लाइको। रूबीनिया अगर हाइपर एसिडिटी है तो, अगर थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और कॉन्स्टिपेशन मौजूद है, खुश्की ड्राइनेस मौजूद है तो ब्रायोनिया। अनराइप फूड से, अनराइप जानते हैं? अब देखिए, अब डोंट कंफ्यूज अनराइप विद रॉ फूड। एम आई क्लियर? ये दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं कच्ची ग़िज़ा, लेकिन रॉ फूड समथिंग एल्स, वाइट अनराइप फूड समथिंग एल्स। मैं बताता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखिए, जो बनाना है, आप अगर ये पूरा नहीं पकता अपना दरख्त में, ये ग्रीन रहता है, इसको कहते हैं अनराइप बनाना। अब ये पक है ना, वहां पकता है, कच्चा नहीं रहता। अब ग्रीन रहता तो ये कच्चा रहता। अब ये क्या है? ये अनराइप बनाना है। अब ये पकता है ना, हाँ, प्रोसेस पूरा करता है, मिच्योर होता है। एम आई क्लियर? अब जब ये मिच्योर होता है ना, इसको क्या कहते हैं? राइप। अब आगे समझ? तो आप इस अब उधर कच्चा पक्का अलग है, मतलब वहां कुक्ड और अनकुक की बात है। एम आई क्लियर? तो आपने दोनों कंफ्यूज नहीं करना। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन है इधर? अच्छा, अब अनराइप फूड से उसको एलर्जी है, मतलब वो कहते हैं जिनमें तो क्योंकि जो बाज़ों का जरूरत होती है ना, जो अनराइप बनाना होता है वो रिच होता है स्टार्च से, बहुत ज्यादा उसमें होता है। एम आई क्लियर? तो वहां रियूम देना होता है, रियूम पाल्मेटम, रियूम पाल्मेटम, RHEUM, PALMATUM। व्हील फूड से एक बंदे को एलर्जी है, व्हील फूड, VEAL, व्हील, बाल्टी गोश्त। व्हील फूड मतलब बाल्टी गोश्त। मैं समझाता हूं आप लोगों को कि बाल्टी गोश्त क्या। 1 साल से कम जो केटल होता है या भैंस का बच्चा होता है, 1 साल से कम, उसके गोश्त को कहते हैं बाल्टी गोश्त। एम आई क्लियर? जो पंजाब में हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बाल्टी गोश्त, ठीक है, उसको कहते हैं व्हील फूड। 1 साल से कम गाय या भैंस का बच्चा, उसका गोश्त। बाल्टी गोश्त से एलर्जी इपिकाक, कॉस्टिकम, कार्डियम नाइट्रिकम, सिंकम मेट, सीपिया, कलकीराकार। टेबल से एलर्जी है एक बंदे को, देन व्हाट शुड बी डन? वेजिटेबल ग्रीन, नट, नेट्रम सल्फ, लाइको। अब सब्जी ना खराब, डिकेट, खुराक से उसको एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई खराब सब्जी से। गोश्त की तो बात हमने की ना, अब उससे इसको एलर्जी हो गई, देन व्हाट शुड बी डन? तब क्या करना है? कार्बोनिमेलिस, अब उसको ना सब्जी से एलर्जी नहीं है, एलर्जी है पूरी सब्जी में, सिर्फ वो आलू खा सकता है। आलू से दोस्ती है, बाकी सबसे दुश्मनी है। उसका इम्यून सिस्टम आलू को नहीं रिकॉग्नाइज करता, उसको हार्मलेस सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करता है। बाकी जितने भी वेजिटेबल्स हैं ना, उसको ये हार्मफुल सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करता है। इस लेवल पे आपका डील करता है सिस्टम, इस लेवल पे आपका सिस्टम डील करता है। तब आपको कहते हैं कि ना आप ना स्पेसिफिक दवाई ना दे एक बंदे को कि ये एलर्जी की दवाई हो गई जी ले ले, ये एलर्जी का नुस्खा है। थोड़ा आपने डिफर करना होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ आई कैन यू कैन, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बेस जरूरी है, बेस आपका होना चाहिए। आप पोटैटोज एक्सेप्ट, बंदे को एलर्जी है ना वेजिटेबल्स से, तो एसिटिक एसिड देना है आपने उसको। एक बंदे को विनेगर, सिरका से एलर्जी है, सल्फर, आर्सेनिकम एल्बम, ओएंटम क्रूडम। बंदा मेला कचेला है, सल्फर, नफासत पसंद, आर्सेनिकम एल्बम। एम आई क्लियर? जुबान पे सफेद फर, ओएंटम क्रूडम। कोई है मुश्किल? एक एक लफ्ज, मेला कचेला, साफ सुथरा और जुबान पे सफेद फर, ठीक है जी। तो विनेगर को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। इस पे आपका टाइम कितना लगता है और आपके पैसे कितने लगते हैं, आपका खर्चा कितना आता है।
गरम से एक बंदा आपके पास और बताते हैं जी मुझे गरम से एलर्जी, कोई जी मुझे ठंडा से एलर्जी है। ये बहुत ही बारा हमारा बहुत ही ज्यादा वास्ता पड़ता है। सर बड़ी उम्र की औरतें आती हैं जी मुझे गरम से एलर्जी है डॉक्टर साहब, ऐसी आपको बिल्कुल ही पिन पॉइंट बताती हैं। जब ये बात मुझसे निकालती है आप दवाइयां लिख के उसको बाहर भेज दें। आपको कहती है डॉक्टर साहब मुझे गरम से एलर्जी है, बस काम हो गया जी, बैठे बाहर, हफ्ते बाद मुझे बताना है या 2 हफ्ते बाद आपने मुझे बताना है। फाइटोलक्का डिकेंड्रा, फाइटोलक्का डिकेंड्रा लिखने में कितना टाइम लगता है? मैं भी ना कुछ नहीं लगता टाइम, कोई मुश्किल है? इजी टू प्रिस्क्राइब, इजी टू अंडरस्टैंड। फाइटोलक्का डिकेंड्रा। एक बंदे को पानी से एलर्जी है, H2O से, पानी से एलर्जी है। आर्सेनिकम एल्बम चेनिमम आर्स। अब उसको एलर्जी पानी से तब होती है जब वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर, वरना थोड़े पानी से नहीं होता एलर्जी। तो अब उसकी दवाई अलग, उसकी दवाई अलग। ग्रेटियोला ऑफ, ग्रेटियोला ऑफ। वाइन से, कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप, वाइन से एलर्जी है, कोई माल्ट, कोई बियर, कोई विस्की का उसको नहीं पता, कोई वटका नहीं पता उसको कि वटका है क्या, कौन सा टाइप है। स्पेसिफिक टाइप है हमारी दवाई मौजूद है ना, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टाइप नहीं मिलता तो आप डील कर सकते हैं, आपका सिस्टम उसको भी कवर करता है। वाइन से उसको एलर्जी है, जिंकम मेट। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, टॉप पे आप रखे लेडम को, टॉप पे ना फ्रंट लाइन पे आपने लेडम को रखना है। रोडोडेंड्रॉन, जिंक, ऑक्सैलिक एसिड और नक्स। Am I clear? So this is the end of the story. Thank you very much. Class dismissed.